हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल इंग्लोजी क्लासेज में। मैं आपका दोस्त सलमान और मैं लाया हूँ आपके लिए डिप्लोमा के 4th सेम इलेक्ट्रिकल की क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सेकेंड यूनिट, ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग क्लास। हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन होता क्या है? आप देखते होंगे ट्रांसमिशन में कि बड़े बड़े जो टावर रहते हैं, बड़े बड़े जो टावर आप लोग देखते होंगे इस टाइप का, इसी से आप लोग वायर गुजरते हुए इस तरह का देखते होंगे। ये इसी को कहते हैं ओवरहेड लाइन। तो इसके कुछ मेन कंपोनेंट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है सपोर्ट्स। विच में बी पोल्स आर टावर depending upon the working voltage. These are used. The function of line support is obviously to support the conductor so as to keep them at a suitable level above the ground. सपोर्ट किसे कहते हैं? सपोर्ट जो है वो हमारा पोल है और टावर है, ठीक है, जो कि हमारे कंडक्टर को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसे एक सुटेबल लेवल पर ग्राउंड से ऊपर सपोर्ट करता है। किसको? तो कंडक्टर को। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, मेरा पॉइंट है क्रॉस आर्म एंड क्लैंप्स। मैं आपको फिगर के माध्यम से पहले दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। तो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। ये आपका क्रॉस आर्म है, ये आपका क्रॉस आर्म है, ठीक है। इसे इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। सबसे टॉप पे अर्थ वायर पास होता है, ठीक है। इंसुलेटर के नीचे से कंडक्टर पास होता है, ठीक है। इंसुलेटर तो आप जानते ही होंगे, इस टाइप का तस्तरी नुमा इंसुलेटर लगा होता है, जिसके नीचे से कंडक्टर पास होते हैं, ठीक है। ये क्रॉस आर्म में अटैच्ड होता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन, जो पॉइंट मैंने लिखा है मैं वो आपको बता दूं। तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या था? क्रॉस आर्म और क्लैम्प्स। तो दिस आर आइदर ऑफ वुड और स्टील। ये वुड और स्टील दोनों का बना होता है। विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंसुलेटर को और इंसुलेटर के साथ साथ कंडक्टर को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंसुलेटर। तो इंसुलेटर किसे कहते हैं? विच आर पिन, स्ट्रेन, सस्पेंशन टाइप। ये पिन टाइप होते हैं, स्ट्रेन टाइप होते हैं और सस्पेंशन टाइप होते हैं। इट यूज फॉर सपोर्टिंग द कंडक्टर और इंसुलेट फ्रॉम द ग्राउंड। इसका काम होता है कि कंडक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करना
और इंसुलेट करना कहाँ से, तो ग्राउंड से। कंडक्टर को ग्राउंड से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किस तरह से करता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये आपका टावर है, ये आपका क्रॉस आर्म है, यहाँ पे इंसुलेटर लगा होता है, ठीक है। इसके नीचे से कंडक्टर पास होता है, ये आपका है। तो ये भी मेटल का बना होता है और क्रॉस आर्म भी मेटल का बना होता है जिसमें करंट फ्लो होगा। बट इंसुलेटर एक इंसुलेटेड मटेरियल का बना होता है जो कि करंट फ्लो होने से रोकता है, जो कि ये कंडक्टर को अर्थ होने से रोकता है, ठीक है। यह यहाँ पे ही अर्थ होने से कंडक्टर को रोकता है, कंडक्टर को इंसुलेट करता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टर। कॉपर, एल्युमिनियम, ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड और एनी अदर compositions depending upon the current to be carried and a span of the line। कंडक्टर जो है हमारा वो कॉपर है, एल्युमिनियम है, ACSR है और कुछ अदर कंपोजिशन है जो कि डिपेंड करता है करंट कैरी पे और स्पेन ऑफ लाइन पे, ठीक है। ये सब जो है कॉपर, एल्युमिनियम, ACSR ये सब हमारा कंडक्टर है, ठीक है। मोस्टली हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते हैं, ठीक है। और ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग ACSR का यूज करते हैं जो कि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस आइटम। ट्रांसमिशन लाइन में, ओवरहेड लाइन में ये चारों जो मैंने कंपोनेंट्स बताया, इसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट होते हैं जैसे कि फेज प्लेट, जैसे कि आपका फेज प्लेट, डेंजर प्लेट, लाइटनिंग अरेस्टर, एंटी क्लैंपिंग वायर्स etc, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं ये सब हम पढ़ेंगे। तो द मोस्ट कॉमनली यूज कंडक्टर मटेरियल फॉर ओवरहेड लाइन आर कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील कोड एल्युमिनियम, गैल्वेनाइज्ड स्टील और कैडमियम कॉपर। द चॉइस ऑफ particular material will be depend upon the cost required of electrical, mechanical properties and the local condition। मतलब कि हम लोग जो भी कंडक्टर प्रेफर करते हैं उसे उसके कॉस्ट पे, इलेक्ट्रिकल के रिक्वायर्ड पे, उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है उस पे, और कुछ लोकल कंडीशन होते हैं जैसे कि पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में कहीं पे ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं पे कम वर्षा होती है, तो उसके अनुसार हम लोग कंडक्टर को चूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट चलते हैं कॉपर पे। कॉपर इज एन ideal material for overhead line owing to its high electrical conductivity and greater tensile strength। कॉपर एक आइडियल मटेरियल है, कॉपर एक आइडियल मटेरियल है जो कि ओवरहेड लाइन में यूज किया जाता है। इस क्यों
क्योंकि इसमें हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और ग्रेटर टेंसिल स्ट्रेंथ, इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, टेंसिल स्ट्रेंथ है, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है। कॉपर है हाई करंट डेंसिटी। जब हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है कॉपर में तो इसकी करंट डेंसिटी जो होगी वो भी हाई होगी। डेट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉपर पर यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज क्वाइट लार्ज। मतलब कि कॉपर में जो करंट कैरी कैपेसिटी है कॉपर में पर क्रॉस सेक्शन एरिया पे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसकी करंट डेंसिटी जो है हाई होती है। दिस लीड्स टू एडवांटेज। दिस लीड टू टू एडवांटेज। फर्स्टली a smaller cross section area of conductor is required, and secondly the area forced by the conductor to wind load is reduced। इसका मतलब जैसे कि करंट डेंसिटी जो है हाई है तो हमारा कम क्रॉस सेक्शन एरिया पे हम लोग ज़्यादा करंट फ्लो करवा सकते हैं। मतलब कि अगर हमारा जो वायर है, जो कंडक्टर है, वो अगर पतला भी है, ठीक है, तो उसमें हम लोग ज़्यादा करंट पास करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जब हमारा वायर पतला होगा तो विंड लोड जो होता है, विंड प्रेशर जो होता है वायर पे वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग एक मोटा वायर यूज करते हैं और एक पतला वायर यूज करते हैं तो इसके कंपैरिजन में इस वायर में विंड प्रेशर जो होगा कम होगा। ठीक है, ड्यू टू दिस हायर कॉस्ट एंड नॉन अवेलेबिलिटी इट इज रेयरली यूज फॉर दिस पर्पस। नाउ ए डे द ट्रेंड इज टू यूज एल्युमिनियम इन प्लेस ऑफ कॉपर। मतलब कि जो हमारा कॉपर मटेरियल है वो हमारे पृथ्वी पे कम अवेलेबल है और इसी कारण इसका जो कॉस्ट है वो हाई है, इसलिए हम इसको रेयरली यूज करते, कभी कभी ही यूज करते, जहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही हम लोग इसे यूज करते हैं। इसके जगह पे अभी हम लोग एल्युमिनियम को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज चीप एंड लाइट एज कंपेयर टू कॉपर बट इट हैज मच स्मॉलर कंडक्टिविटी एंड टेंसिल स्ट्रेंथ। मतलब कि एल्युमिनियम जो है सस्ता भी है और हल्का भी है एज कंपेयर टू कॉपर की तुलना में। बट इट हैज़ मच स्मॉलर कंडक्टिविटी। इसके पास जो है कॉपर के कंपैरिजन में कंडक्टिविटी थोड़ा लो होती है और टेंसिल स्ट्रेंथ यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो भी कम होती है। ठीक है, द रिलेटिव comparison of two material is briefed below। फर्स्ट है the conductivity of aluminium is 60% that of copper। कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम में कंडक्टिविटी 60% होती है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्युमिनियम 2.71 grams per cc is lower than that of copper 8.9 ग्राम पर cc। मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो एल्युमिनियम का होता है वो कॉपर की तुलना में कम होता है, इसलिए एल्युमिनियम हल्का होता है। जब ग्रेविटी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो जब कम है तो ये वाजिब है कि इसका जो वेट होगा वो हल्का होगा। आप कॉपर उठाते हो और एल्युमिनियम उठाते हो, सेम
लेंथ वेंथ का, तो आप महसूस करेंगे कि एज कंपेयर टू कॉपर हमारा एल्युमिनियम हल्का होता है। इट कॉस्ट लोअर देन कॉपर कंडक्टर, इट्स कॉस्ट लोअर देन कॉपर कंडक्टर। ठीक है, इसका जो कॉस्ट होता है कॉपर कंडक्टर की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ड्यू टू लोअर टेंसिल स्ट्रेंथ एंड हायर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्युमिनियम द सेग इज ग्रेटर इन एल्युमिनियम कंडक्टर। सेग किसे कहते हैं आप लोग पहले ये समझ जाए, जैसे कि ये हमारा दो पोल है या टावर है, इसके बीच में इससे हम लोग कंडक्टर को जब पास करवाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि कंडक्टर में कुछ झुकाव आ जाता है। ठीक है, कंडक्टर में कुछ झुकाव आता है। ये जो झुकाव है, ठीक है, हमारा कंडक्टर यहाँ से पास होना चाहिए था बट यहाँ से पास होता है। ये जो झुकाव है इसी को हम लोग सेग कहते हैं। ठीक है, मोटा मोटी आप लोग इतना समझ जाइए कि ये सेग किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग जब पढ़ेंगे तो सेग को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ड्यू टू टेंसिल स्ट्रेंथ, लोअर टेंसिल स्ट्रेंथ एंड हायर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्युमिनियम द सेग इज ग्रेटर इन एल्युमिनियम कंडक्टर। जब इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ या टेंसिल स्ट्रेंथ कम है तो एल्युमिनियम में झुकाव ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि सेग ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा है स्टील कोड एल्युमिनियम या एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, ड्यू टू लो टेंसिल स्ट्रेंथ एल्युमिनियम कंडक्टर प्रोड्यूस ग्रेटर सेग। ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर जो है लो टेंसिल स्ट्रेंथ के कारण ज़्यादा सेक देता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। दिस प्रोहिबिट्स देयर यूज फॉर लार्जर स्पेन, मेक्स देम अनस्यूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। इसका जो सेक ज़्यादा देने के कारण इसे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में यूज नहीं कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेंसिल स्ट्रेंथ द एल्युमिनियम कंडक्टर इज रेनफोर्स्ड विथ कोर ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर। इसकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ है इसे बढ़ाने के लिए हम लोग एल्युमिनियम कंडक्टर को रेनफोर्स्ड करेंगे। किसके साथ? तो गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर के साथ। इस मतलब कि आप लोग ट्रांसमिशन वायर को अगर कभी देखे होंगे तो आप लोग उसमें देखेंगे कि इस तरह का वायर होता है, जिसमें कि ये आपका एल्युमिनियम होता है बट ये जो होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है। ठीक है, इसी को हम लोग स्टील कोड एल्युमिनियम या ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड कहते हैं। जिससे यहाँ पे स्टील यूज करने से स्टील का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो एज कंपेयर टू एल्युमिनियम ज़्यादा होता है। इसीलिए इसके साथ जब हम उसको स्ट्रेंथ करते हैं, ठीक है, या रेनफोर्स्ड करते हैं तो इसका जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसका जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं।
द कंपोजिट कंडक्टर दस obtained इज नॉन एज ACSR। इस कंपोजिशन को हम लोग कहते हैं ACSR। इसका फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। जेई के एग्ज़ाम में या आपके भी एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो आप लोग ACSR का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप लोग बोल सकते हैं एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। A steel core aluminum conductor consists of central core of galvanized steel wire surrounded by a number of aluminum strands। हमने अभी आपको बताया था कि स्टील कोड एल्युमिनियम जो होता है वो उसके सेंटर में गैल्वनाइज्ड स्टील रहता है और उसके चारों तरफ नंबर ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका फिगर है जो कि इसके बीच में गैल्वनाइज्ड स्टील है। ये आप जो देख रहे हैं ये गैल्वनाइज्ड स्टील है और इसके चारों तरफ एल्युमिनियम कंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें लेयर के अनुसार हम लोग एक फॉर्मूला के थ्रू इसके नंबर ऑफ कंडक्टर निकाल सकते हैं। साथ साथ इसकी जो डाया होती है, इसकी डायमीटर जो होती है उसे भी एक फॉर्मूला के थ्रू हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन a strand wire of n layer are given by 3n square plus 3n plus 1। मतलब कि एक स्ट्रैंड वायर, ठीक है, में n लेयर पर हम लोग टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि इसमें जो एल्युमिनियम का लेयर है वो कितना है, एक लेयर है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला में, ठीक है, के थ्रू इसके नंबर ऑफ कंडक्टर निकालना चाहें तो n के जगह पे हम लोग 1 पुट कर सकते हैं। तो निकलेगा 3 × 1 स्क्वायर प्लस 3 × 1 प्लस 1, जिसका टोटल मान हमारा आएगा 7। तो आप लोग इधर काउंट भी कर सकते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर कितना है। ठीक है, चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना था, 7। फॉर्मूला का थ्रू भी अगर हमने निकाला तो ये 7, और अगर काउंट भी करें तो भी 7 इक्वल आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें। अब हम लोग इसका डाया निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। ओवरऑल डायमीटर ऑफ स्ट्रैंड कंडक्टर विथ n लेयर इक्वल टू होता है 1 + 2n × d। d जो है एक वायर का डाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। थैंक यू। और इस वीडियो का जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।